अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड्स। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर स्कॉलरशिप की न्यू अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की जो हमारी स्कॉलरशिप का वीडियो का टॉपिक है वो है जापान की स्कॉलरशिप, जो कि मैक्स स्कॉलरशिप है, जिसके ऊपर हमने पहले जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के ऊपर जो है मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाई थी कंप्लीट ए टू जी, जिसमें जो है मैंने आप लोगों को सबसे पहले गाइड किया था और उसके बाद जो है सारे के सारे फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाए थे। और वो वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की फिलिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे फिलअप करने हैं, क्या क्या चीज़ों को जो है वो ज़रूरी आप लोगों ने माइंड में रखना है ये फिलअप करते हुए। ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं आप लोगों को फिलअप करके दिखाऊंगा और फिर आप लोगों को सारा कुछ कंप्लीट ए टू जी जो है वो मैं गाइड करूंगा। तो कहीं भी किसी लिंक की जरूरत नहीं है आपको। आपने सिंपल जो है वो गूगल पर आना है और लिखना है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, जस्ट यही वर्ड लिखना है, एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर कोई और जो है इंडिया से देख रहे हैं या फिर बांग्लादेश से देख रहे हैं या किसी और कंट्री से देख रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो अपने कंट्री का नाम लिख लेंगे। तो मैं जो है ये वीडियो जो है ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो पाकिस्तान स्टूडेंट्स जो है वो ये लिखेंगे एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले आप लोगों को ये लिंक शो होगा, तो आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो एक ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। ये इंटरफेस जो है वो एम्बेसी ऑफ जापान का है, जो है वो अपना एम्बेसी ऑफ जापान पाकिस्तान का जो है लोगो भी आ रहा है। तो ये ऐसा इंटरफेस जो है वो आप लोगों को शो होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल आप लोगों ने एजुकेशन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले देखें मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप। अब मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप जो है वो, क्योंकि जापान में मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स को जो है वो रिसर्च स्टूडेंट्स जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो ये मास्टर मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो करंटली ओपन हो चुकी है और मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप बैचलर प्रोग्राम के लिए जो है वो भी ओपन है, लेकिन मैक्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये क्लोज हो चुका है अब। ठीक है, तो ये एम्बेसी ट्रैक है स्टूडेंट्स के। एम्बेसी ट्रैक में कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट गाइडेंस जो है वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों को कंप्लीट गाइड करनी है। अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉर्म्स को फिल करना। तो चलिए, आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो इसको करने के बाद आप लोगों ने मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये जो है मैक्स जापानीज गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप का पोर्टल जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो उसकी 2026 के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी है और लास्ट डेट जो है अप्लाई की 27 मई 2025 है। और अब जो है बैचलर के लिए जो है वो 30 मई 2025 लास्ट डेट थी। तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है, इसकी डिटेल पढ़ते हैं थोड़ी। अब यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो उन लोगों को जो है वो कांटेक्ट करेंगे जो कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी स्टूडेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर एम्बेसी में सबमिट करेंगे, जो लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे उनको कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो होते हैं, लॉट ऑफ एप्लीकेशन होती है जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते और हर स्टूडेंट को जो है रिजेक्शन की ईमेल नहीं करते। ठीक है, जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होते हैं जस्ट उनको ईमेल किया जाता है, उन्होंने ये पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो है वो मार्कशीट फॉर्म है। मार्कशीट फॉर्म को आप लोगों ने कैसे फिल करना है वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को करके फिल। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वन ओरिजिनल जो है ये चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है असल चीज दो चीजें होती है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और रिसर्च प्लान। ठीक है, ये दो फॉर्म अगर आपने वीआईपी करके जो है वो फिलअप कर लिए, जिसमें मैं आज आप लोगों को गाइड करूंगा कि कहाँ पर कौन सी चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है और कैसे फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फोर्थ नंबर पर अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री चाहिए या फिर होप सर्टिफिकेट। अगर आप 7 8 सेमेस्टर में डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप लोग होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए फ्रॉम द लास्ट डिग्री यूनिवर्सिटी अटेंडेड। अब यहाँ पर अटेस्टेड कॉपी का क्या मतलब है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री जो है ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेड। अब आप लोग ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और यूनिवर्सिटी आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है और सर्टिफिकेट है या फिर होप सर्टिफिकेट है, तो उसको आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाना है। यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रोफेसर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं जो कि, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं, जो अटेस्टेशन अथॉरिटी होती है उनसे भी।
ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप लोग जो है कलर कॉपीज लें और अपने प्रोफेसर से या फिर अपनी यूनिवर्सिटी से किसी से भी साइन स्टैम्प करवा सकते हैं, अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी अटेंडेड, वन कॉपी विद ओरिजिनल अटेस्टेशन। ठीक है, अब जब आप कलर कॉपी लेंगे ना अपनी डिग्री का, तो कलर कॉपी आप लोगों ने लेके उसको टेस्ट करवाना है, और वो एक ओरिजिनल वो हो गया और एक उसकी कॉपी करवा लेनी है आपने। ठीक है, एक ये भेजना है। उसके बाद जो है रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आप लोगों ने जो है यहाँ पर भेजने हैं। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट और द एकेडमिक एडवाइजर और द करंट एंड लास्ट यूनिवर्सिटी। एकेडमिक एडवाइजर जो है यूनिवर्सिटी का जो है डीन जो है वो एकेडमिक एडवाइजर होते हैं, तो उससे भी आप ले सकते हैं, वरना अपने सुपरवाइजर से भी आप लोग एक रिकमेंडेशन लेटर लेके वो सेंड कर सकते हैं। उन्होंने अपना रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर उसको फॉलो करना है तो ठीक है, वरना नो इशू, आप लोग अपना जो प्रोफेसर देता है फॉर्मेट उसी को यूज करें। उसके बाद जो है अब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, अब ये क्या है, एप्लीकेबल लिखा हुआ है कि अगर आपने रिसर्च की है या फिर थीसिस लिखा है अपने बैचलर में या मास्टर में, तो आप लोगों ने वो जो है वो देना है। अगर नहीं है तो नो इश्यू, इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से आप लोगों ने एक रिकमेंडेशन लेटर देना है, वरना अगर नहीं है तो नहीं देना। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है आपके। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी एडमिशन गाइडलाइन को जो है वो एप्लीकेशन गाइडलाइन जो होती है उसको आप लोगों ने डाउनलोड करके उसको पढ़ना है अच्छे से, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ आगे। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं आप लोगों को जस्ट वही पढ़ के दिखाऊंगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको कैसे फिलअप करते होते हैं, 7-8 पेजेस का होता है, ये 5-6 पेजेस का होता है मेरे ख्याल में। तो इसको कैसे फिल करने ये भी मैं फिल करके दिखाता हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट फॉर्म, प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये आप लोगों ने तब देना है जब आपकी सिलेक्शन एम्बेसी से हो जाएगी, तब आप लोगों ने इसको फिलअप करके फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को ये देना होता है, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। अब जो है रिसर्च प्लान को कैसे आप लोगों ने लिखना है, सारा ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को स्टेप स्टेप गाइड करूंगा। उसके बाद है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी आप लोग उसकी कॉपी जो है किसी भी डॉक्टर से जो है वो फिल अप करवा के साइन स्टैम्प करवा के दे सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर का जो सैंपल है वो भी यहाँ पर गिवन है, और एक इसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपका अपना प्रोफेसर जो सैंपल देता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी गाइडलाइन को पढ़ते हैं, ताकि गाइडलाइन से हमें आइडिया हो जाएगा क्या चीज कैसे है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये रिसर्च स्कॉलरशिप है, जो कि आप लोगों के मास्टर और पीएचडी के लिए है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने सारा गाइड किया था। यहाँ पर मास्टर और पीएचडी वालों को जस्ट गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है फील्ड ऑफ स्टडी। अब फील्ड ऑफ स्टडी ऑल ओवर, वो कहते हैं ऑल फील्ड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अवेलेबल है। इस जो है जापान की गवर्नमेंट जो भी यूनिवर्सिटीज है उन्हें बताई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरा प्रोग्राम इसमें है या नहीं है, दुनिया का हर प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, applicant should apply for the field of study, the major in the university or its related field। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है, मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन क्या होगी। नेशनैलिटी, आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर कंसुलेट जनरल जो होते हैं आपके पास जो है कंट्री में होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट है। एज लिमिट जो है उन्होंने बताई हुई है कि आपके जो है अप्रैल 2 से लेकर अप्रैल 2 1991 1991 से आगे की अगर जो है डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1991 वाले स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उससे आगे वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। मास्टर कोर्स, डॉक्टर कोर्स के लिए जो है वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का होना बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये सारे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो रिसर्च के लिए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है डॉक्टरल कोर्स, इसको छोड़ दें, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन्होंने बताए हुए। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, वेटरनरी साइंसेज और सर्टेन एरियाज एंड फार्मास्यूटिकल फील्ड्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जापानीज लैंग्वेज। अगर जापानीज लैंग्वेज आपको आती है, अगर लेकिन नहीं आती तो कोई इशू नहीं है। अगर आती है तो प्लस पॉइंट होता है, अगर नहीं आती तो नो इशू। फिर आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन शो करनी है कि मैं जो है वो जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेटेड हूँ, ठीक है, पैशनेट हूँ। उसके बाद जो हेल्थ, गुड हेल्थ होनी चाहिए आपकी। अराइवल इन जापान। अराइवल इन जापान उन्हें बताया हुआ है कि आपका अप्रैल 1 2026 को जो है आपका अराइवल होगा, और अप्रैल 7 2026 को जो है आपका जो है वो
अच्छा, ये डिपार्चर हो जाएगा आपका अप्रैल 1 को जो है जापान आप लोग चले जाएंगे 2026 में। ठीक है, उसके बाद जो है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स जो है ये अभी के जो है वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंस है या कोई और वीज़ा जो है वो आप लोगों ने लिया हुआ है, जापान में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को वीज़ा जो है अपना जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा और स्टूडेंट वीज़ा जो है वो आप लोगों को लेना पड़ेगा, बस यही बताया हुआ है इसमें। ठीक है, नॉन एलिजिबिलिटी को आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। उसके बाद जो है पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप, पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो आप लोगों ने इसको खुद देख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम देखते हैं मजीद जो है स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। और स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात की जाए तो अलाउंस आप लोगों को दिया जाएगा 2000 येन और 3000 येन जो है पर मंथ जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। और ये जो स्टूडेंट रिसीविंग प्रिपरेटरी एजुकेशन एंड नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स, अब जो है 1 ईयर प्रिपरेटरी ईयर भी होता है, क्योंकि आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती होती तो प्रिपरेटरी ईयर भी देते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो 1,43,000 पर मंथ दिया जाएगा। और उसके बाद जो है रेगुलर स्टूडेंट जब आप हो जाएंगे तो आप लोगों को जो है 1,44,000 पर मंथ के लिहाज से दिया जाएगा। एजुकेशन फी जो है वो आप लोगों की सारी वेवर होगी और सब कुछ आपका जो है वो स्कॉलरशिप कवरेज में होगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपके सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस विद इन जापान, जब आप यहाँ से जापान में जाएंगे और जापान से यहाँ पर आएंगे और जापान में जो भी आप मूवमेंट करेंगे तो सारा का सारा ट्रैवल एक्सपेंसेस भी यहीं पर कवर किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम जापान, तो वो भी आप लोगों का जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद ये सस्पेंशन ऑफ पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, तो ये इसको आप लोगों ने खुद देख लेना है। अब ये है यहाँ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन और सिलेक्शन बताया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो प्रोसेस देना है अराउंड मिड अप्रैल 2025, कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन एट ईस्ट जापानीज डिप्लोमेटिक। ठीक है, तो उसके बाद अराउंड मई लेट जुलाई तक जो है फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी अंटिल सितंबर 1 2025 को रिक्वेस्ट ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस जापानीज यूनिवर्सिटी। जब फर्स्ट स्क्रीनिंग आपकी हो जाएगी उसके बाद जो है आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी होगी, तो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। वैसे ज़्यादा से अगर आप लेंगे तो वो एक बैडिंग बैक जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अराउंड मिड सितंबर और अर्ली अक्टूबर को जो है वो आपका सबमिशन ऑफ प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों ने ये फॉर्म जो है वो इस यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में सेंड करना होगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों का सेकंड स्क्रीनिंग और यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन जो है वो जन मार्च 2026 को हो जाएगा, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे। यहाँ पर है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो गलतियाँ करते हैं। तो इससे पहले एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ब्लैक डॉट्स और वाइट डॉट्स का बता देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ वाइट डॉट में है तो उसका मतलब है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो उसको सबमिट करेंगे, मस्ट बी सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट्स। तो जो व्हाइट डॉट्स होंगे उसका मतलब है ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे एप्लीकेंट्स सेंड करेंगे। जो ब्लैक सर्कल में होंगे तो वो अगर आपके पास है तो सेंड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर समझते आइएगा कि कैसे आप लोगों ने अपनी एक फाइल को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात ये याद रख ले कि आपने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी पेजेस को, किसी भी चीज को स्टेपल नहीं करना। आप लोग पेपर क्लिप यूज कर सकते हैं लेकिन जो है स्टेपल नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेपल करने के लिए जो अगर आपका पेपर स्टेपल हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग ने जब एनवेलप में अपने पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके डालने हैं तो याद रखना कि कोई भी आपका पेज स्टेपल नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आप लोगों ने सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म देना है। एक ओरिजिनल होगा जो आप लोग फिल करेंगे और उसकी 2 कॉपीज चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है प्लेसमेंट, ये बात की बात है, अभी नहीं देना जो है, अभी आप सेंड कर सकते हैं लेकिन अभी आप लोगों को सेंड करने की जरूरत नहीं है, तो ये बाद में जरूरत होता है। फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, ये सब स्टूडेंट्स जो है वो भेजेंगे, एक ओरिजिनल होगा और 2 कॉपीज होगी उसकी। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी आपकी और एक ओरिजिनल और 2 कॉपीज। यहाँ पर ओरिजिनल का मतलब है कि एक आपकी जो है वो कलर कॉपी को जो आप टेस्ट करवाएंगे और उसका 2 कॉपीज लेनी है आपने। उसके बाद जो है डिप्लोमा, जिसको डिग्री भी कहते हैं, तो डिग्री की एक ओरिजिनल आप लोगों ने कलर कॉपी निकलवानी है और उसकी 2 कॉपीज जो है आप लोगों ने अटेस्ट करवानी है, वो होंगी। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर जो है वो सारे स्टूडेंट्स शेयर करेंगे, एक जो है ओरिजिनल होगा और उसकी 2 कॉपीज आपने लेनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल और 2 कॉपीज सेंड करनी है। ठीक है, तो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये अगर आपके पास है तो ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया। ठीक है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने नहीं भेजना। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग आ जाए
अदर डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं फर्स्ट स्क्रीनिंग और सेकंड स्क्रीनिंग और ये बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना दिखाता हूँ, उसके बाद मार्कशीट फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है आप लोगों को रिसर्च प्लान जो है वो आप लोगों को फिल अप करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिलअप करना है। तो 6 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत इजी है। कोई आप लोगों को कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। या मुझे नहीं समझ आ रहा, ये चीज समझ नहीं आ रही, जस्ट एमसीक्यूज लाइक होता है, इसको खुद फिलअप करना सीखें। ठीक है, यहाँ पर अपना सरनेम लिखना है, गिवन नेम लिखना है और मिडिल नेम लिखना है, उसके मेल फीमेल ये जो है, उसके बाद अपनी फोटो यहाँ पर जब आप इसको फिलअप कर लेंगे और प्रिंट निकलवाएंगे तब यहाँ पर अपना फोटो लगाना है आपने। उसके बाद जो है अपनी जापानीज नेशनैलिटी तो आप लोगों की नो है, अगर है तो यस, फिर आप लोगों को बताना भी है कि ये मैं तब से जो है जापान में रह रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ईयर मंथ और यहाँ पर डेट और टोटल यहाँ पर अपनी एज बतानी है। उसके बाद करंट एड्रेस, नेम, सिटी और कंट्री बताना है और अपना जापान में अगर है या तो वो एड्रेस आप लोगों ने बता देना है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो वो आप लोगों ने सेम एज अबव कर देना है, अगर नहीं है सेम तो फिर आप लोगों ने अपना नीचे वाला जो है अदर एड्रेस लिखना है। अच्छा, उसके बाद लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है इफ योर एड्रेस। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप जापान में नहीं होंगे तो आप लोगों को जो है वीजा इशू नहीं होगा, तो आप लोगों ने इसको जो है क्लियर करना है। इफ योर एड्रेस बिफोर द डिपार्चर ऑफ जापान इज आउटसाइड योर होम कंट्री, डू यू अंडरस्टैंड, एयरलाइन टिकट जापानीज विल नॉट बी प्रोवाइडेड, कि आप लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी अगर आप अपने कंट्री से अलावा किसी और कंट्री में होंगे। तो आप लोगों ने इसको यस करना है। नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस, तो आप लोगों ने इस्लामाबाद का लिखना है कि इस्लामाबाद है आपका, या फिर आपका कराची है या कोई और जो आपके डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है तो उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों ने आ जाना है, फोन नंबर अपना लिखना है, ईमेल लिखनी है और उसके बाद जो है यहाँ पर यस नो करना है कि आप लोगों ने जो है पहले मैक्स स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया है या नहीं। अगर किया है तो यस, नहीं वरना नो। उसके बाद जो है पीरियड लिखने हैं, जो है अगर आपने किया है तो वो पीरियड लिखना है कब कब किया था अप्लाई। अच्छा, उसके बाद जो है आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे। तो इफ यू आर मार्क्ड प्रोग्राम above and you have at least 3 year of educational and work experience following and, तो इसको आपने क्राइटेरिया के मुताबिक यस नो कर देना है। उसके बाद आपने अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है कि, और उसके बाद ड्यूरेशन और ईच एंड एवरीथिंग ये लिखना है डाटा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने आ जाना है, ये यस नो वाले जवाब तो ये आप खुद देंगे, ठीक है, इसका मैं नहीं बता सकता। अच्छा, उसके बाद जो है सिंपल आ गया आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड। यहाँ पर एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने सबसे पहले अपना प्राइमरी की डिटेल देनी है। प्राइमरी की डिटेल लिखने के बाद स्टेट प्रोविंस लिखना है, सिटी लिखना है, कब से था कब तक, तो 8 ईयर का बनता है हमारा पाकिस्तानियों का जो है प्राइमरी जो है 1 से लेकर 8 तक, जो आप लोगों ने यहाँ पर 8 ईयर लिखना है। उसके बाद आपने मैट्रिक का डिटेल देना है, तो वह उसका भी वैसे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, उसके बाद कॉलेज का नाम और उसके बाद स्टेट प्रोविंस सिटी और कब से कब तक था, तो 2 साल, यहाँ पर 2 ईयर लिखना है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने सीनियर हाई स्कूल का बताना है, एफएससी का, तो अपने कॉलेज का नाम लिखना है और ये भी ऐसे, और यहाँ पर 2 ईयर। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का बताना है, बैचलर का, तो बैचलर का आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी की नाम लिखना है, उसके बाद स्टेट प्रोविंस सिटी और कब से कब तक आप लोगों ने पढ़ा है या करंटली पढ़ रहे हो, और उसका टोटल ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर होता है, या 5 ईयर की किसी की डिग्री है तो 5 ईयर लिख सकता है। तो बैचलर जिनका होता है तो वो 4 ईयर का। उसके बाद अगर आपकी मास्टर है जो कि जिसको हम एम फिल कहते हैं, अगर आप पीएचडी का कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो है वो मास्टर का लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और सेम एज मास्टर 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था, तो वो टोटल ड्यूरेशन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपके टोटल ईयर कितने बनते हैं एजुकेशन के, वो आप लोगों ने काउंट करके यहाँ पर लिख देने हैं और यहाँ पर अपना कमेंट्स दे देना है कि आप लोग पास्ट हैं या अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं, जो भी मार्क्स देना चाहिए दे देना है। उसके बाद है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडी इन द पास्ट। अब यहाँ पर आप लोगों का जो है मेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन आपकी क्या थी पास्ट में, अगर आपकी बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी है तो आप लोगों ने वो बताना है डिटेल से। उसके बाद जो है स्टेट द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बुक्स एंड थीसिस, आप लोगों ने जो कोई बुक जो है पब्लिश की है या आपने थीसिस लिखा है तो उसका आप लोगों ने यहाँ पर बताना है टाइटल और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है।
उसके बाद आप फर्स्ट चूज ऑफ योर प्लान टू टिकट इन जापान, के मास्टर डिग्री के लिए कर रहे हो या पीएचडी के लिए कर रहे हो, डॉक्टर के लिए कर रहे हो, नॉन रेगुलर, रेगुलर, प्रोफेशनल ग्रेजुएट या फिर डॉक्टर के लिए। तो जो आप लोग मास्टर के लिए कर रहे हो या फिर पीएचडी के लिए, तो वो आप लोगों ने चूज कर लेना है। प्रीफर्ड मंथ ऑफ अराइवल जापान, यहाँ पर जो है आप लोगों ने बताना है कि कौन सा मंथ आप लोग आना चाहते हैं, सितंबर में या फिर अप्रैल में। तो वो चूज करना है आपने, अप्रैल या फिर सितंबर। उसके बाद जो है टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, कौन से जो है वो टर्म को यूज करेंगे आप, तो वो बताना है आपने। डू यू करंटली हैव अ जॉब, यस नो, तो वो बताना है। अगर कर रहे हैं तो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या जॉब जो भी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं उसका बताना है। नेम ऑफ लोकेशन देनी है, एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पर जितना भी आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है उसका डिटेल देना है। उसके बाद जो है मोटिवेशन ऑफ स्टडी इन जापान। अब यहाँ पर है व्हाट इज ट्रिगर, अब ये पहली चीज है। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बातें सुननी वाली हैं जो कि आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग भी बनाएंगी और आपके चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर द हैविंग ऑफ इंटरेस्ट इन जापान। अब इसमें आप लोगों ने पता है क्या लिखना है, आपने कुछ भी नहीं नोटिफिकेशन शो करनी, आप लोगों ने बस जो है वो ये बताना है कि कल्चर को जो है वो मुझे पसंद है, या फिर जो है वो कार्स ज्यादा मुझे वहां पर पसंद है, मतलब ज्यादातर मतलब कार्स का जो कल्चर है वो पसंद है, मौसम पसंद है, ठीक है। जैसे ये आपने बताना है अपना कंप्लीट कल्चर के बारे में इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि क्या चीज आपको ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रही है जापान की तरफ। तो यहाँ पर ये डिटेल बतानी है आपने, 15 से 20 लाइनों में, 10 लाइनों में, जितना भी लिखना है ना, जितना आपकी मोटिवेशन है वो शो करनी है कि मुझे जापान क्यों अच्छा लगता है, मेरी फील्ड के। यहाँ पर फील्ड पर नहीं जाना, सीधी सी बात है, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने अपने जो है जापान के कल्चर को बताना है सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग ने आ जाए, वेयर डू यू चूज जापान एज ए डेस्टिनेशन ऑफ द स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन। अब यहाँ पर आ जाना है कि यहाँ पर जापान में के जो है वो स्टडी कैसी है, यूनिवर्सिटीज कैसी हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर बतानी है कि क्या चीज़ जो है वो आप लोगों को ट्रिगर कर रही है, यहाँ पर मेरी फील्ड के रिलेटेड जो है वो कोर्सेज हैं और रिसर्च हो रही है, और बेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ है, बेस्ट पब्लिकेशन रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी लैब्स है, प्रोफेसर का पब्लिकेशन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है कि व्हाट चूज जापान, आप लोगों ने जापान को चूज ही क्यों किया आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो ये बताना है जस्ट आपने। और उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना होता है, दोनों चीजों को मिक्स करना है। अब कल्चर और अपना जो एजुकेशन है उन दोनों चीजों को आप लोगों ने यहाँ पर मिक्स करके लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक डू यू कंट्रीब्यूट टू जापान। अब यहाँ पर अपनी एजुकेशन का भी बताएंगे आप लोग और अपना जो है जापान के कल्चर का भी सारा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर जापानीज लैंग्वेज के बारे में बताना है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, अदर भी लैंग्वेज है तो वो भी बतानी है, ठीक है। यहाँ पर जो है उनका जो है वो पूरा रिकॉर्ड देना है। उसके बाद जो है ये सारे तो ये सिंपल सी आप लोगों का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो सब स्टूडेंट्स को आ जाता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ये चीज है जिसके ऊपर जो है, एक तो वो 3 क्वेश्चन और दूसरा ये रिसर्च प्लान, इन दो चीजों को अगर आप बहुत अच्छे से लिख लेते हैं तो ये चीजें आपको स्कॉलरशिप दिलवाती हैं। तो सबसे पहले अपना सरनेम, गिवन नेम, मिडिल नेम लिख लेना है सारा। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी अपने लिखनी है कि आपकी पास्ट की फील्ड क्या थी और प्रेजेंट आपने कौन सी फील्ड को चूज किया है, तो वो आप लोग 2 से 3 लाइनों में यहाँ पर बता देना है। उसके बाद है रिसर्च थीम। अब रिसर्च थीम क्या होती है ये समझ लें। आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल का जो टॉपिक है आपका 2 लाइनों का या 1 लाइन का, ठीक है, तो वो आपकी रिसर्च थीम है। तो उसको यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट 1 से 2 लाइनों में आपने बता देना है कि रिसर्च थीम मेरी ये है, मैं इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो है आपका रिसर्च प्लान पूरा स्टार्ट हो जाता है। अब रिसर्च प्लान में आप लोगों ने क्या क्या लिखना है मैं ये भी बता देता हूँ। तो सिंपल आप लोगों ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी होती है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देने होते हैं, लिटरेचर रिव्यू देना होता है, ठीक है। उसके बाद अपना रिजल्ट्स वगैरह देने होते हैं, ठीक है। तो मेथडोलॉजी कौन सी यूज करेंगे तो वो बतानी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने अपना जो है गैंट चार्ट जो बनाते होते हैं कि मैं जो है ये गैंट चार्ट है, मैं हर मंथ का या 2 मंथ का या 3 मंथ का जो आप प्लान देते हो कि सर मेरा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो है ये प्लान है कि मैं हर मंथ जो है वो हर
3 मंथ में क्या-क्या एक्टिविटी करूँगा, तो वो पूरा एक प्लान आपने गैंट चार्ट बना के वो दे देना है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये 2 पेजेज़ का ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको लग लिख लिखना है, उससे ज़्यादा आप लोगों ने 2 से 3 पेजेज़ होने चाहिए, ऐसे ज़्यादा पेजेज़ नहीं होने चाहिए आपके। तो चलें अब आ जाते हैं मार्कशीट फॉर्म की तरफ। तो ये है हमारा मार्कशीट फॉर्म, तो इसको फिलअप करना भी बहुत सिंपल सी बात है। इसमें जो है आप लोगों ने कंप्लीट अपना डाटा ही देना होता है बस। यहाँ पर अपना नेम लिखना है, फील्ड ऑफ स्टडी, रिसर्च टॉपिक लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपनी सबसे पहले अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो एमफिल की डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद मास्टर की अगर आपकी है तो मास्टर है तो मास्टर का डिटेल देना है। उसके बाद बैचलर की डिटेल देनी है, ठीक है, जिसको बीएस कहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट अपने एफएससी मैट्रिक और प्राइमरी का डिटेल देना है। तो ये है सिंपल सी यहाँ पर डिटेल। तो स्टूडेंट्स ये था सारा का सारा प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट ए टू जेड मेरे ख्याल में बता दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती, कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का पूछने वाला नहीं रहता जो कि आप लोगों को फॉर्म फिलिंग में या रिसर्च प्लान में या किसी भी चीज़ में जो है वो इशू आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।